नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का ये नवा लेक्चर है। आज जिस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं वो टॉपिक है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का क्या काम है? मतलब एक तो ये एंजाइम है जिसका कॉम्प्लेक्स, मतलब एक से ज्यादा एंजाइम यहाँ मौजूद है। नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो ये नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से जोड़ता है। एक सामान्य प्रक्रिया समझा रहे हैं हम, और इससे अमोनिया बनता है। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के साथ बहुत यूनिक फीचर है, क्योंकि ये रिएक्शन दो जगहों पर हम लोग देखते हैं, एक इंडस्ट्रियल और एक बायोलॉजिकल। तो इस प्रक्रिया में अगर हम देखें, अगर ये रिएक्शन अगर ये बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, टेक्स प्लेस इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, अगर ये बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है तो क्या? बायोलॉजिकल सिस्टम में ये जो प्रोसेस है वो एक्सो एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहलाता है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन मतलब इसमें एनर्जी जो है वो एक्सपेल्ड होगा। लेकिन यही रिएक्शन अगर किसी लैब में हो, जिससे हेबर प्रोसेस से हम लोग अमोनिया बनाते हैं, अगर उस प्रोसेस से हो, टेक्स प्लेस इन एन इंडस्ट्री, अमोनिया बनाने की प्रक्रिया, हेबर मेथड। हेबर मेथड से अगर इसको बनाया जाए तो वहां पर ये इंटरगोनिक होता है, मतलब एकदम उल्टा, इंटरगोनिक रिएक्शन। अर्थात बायोलॉजिकल सिस्टम में जहां ये एक्सर्गोनिक है, हम्म मतलब एक्सोथर्मल, आप इसका सेंस ले सकते हैं, वहीं पर ये इंडस्ट्री में इसलिए इंडस्ट्री में इसको बहुत एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ क्या है कि जब हम लोग जब ये कोई भी प्लांट मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन यूज करना चाहता है, ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, N2, ये बहुत स्टेबल होता है। इट इज वेरी स्टेबल बॉन्ड, वेरी स्टेबल बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है बहुत स्टेबल है। इस बॉन्ड को खोलेंगे तभी न इसमें हाइड्रोजन जोड़ पाएंगे, तो इसके लिए काफी एनर्जी लगता है। नेचुरली अगर प्राकृतिक रूप से हो तो नेचुरली 930 किलो जूल पर मॉलिक्यूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहाँ इतना एनर्जी चाहिए टू टू इनेबल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टू फिक्स इनटू अमोनिया। सोचिए कितना ज्यादा एनर्जी चाहिए पर मोल, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए समझिए कि अगर इतना ये जूल है, तो इसको अगर हम लोग एनर्जी के फॉर्म में दें, देयरफॉर अबाउट 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड हीट विल बी नीडेड, हीट विल बी नीडेड। अब सोचिए तो, क्या ये किसी प्लांट में या किसी एनिमल में या कहीं संभव है? ये तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस इशू को सॉल्व करने के लिए प्लांट्स जो होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है। हम लोग लिखते हैं कि टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू रिजॉल्व दिस हाई एनर्जी डिमांड, हाई एनर्जी डिमांड, जो प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, प्लांट्स यूज कौन सा कॉम्प्लेक्स? तो नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। सोचिए कि नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये एंजाइम क्या करता है, लोअर करता है, लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। अभी एक्टिवेशन एनर्जी 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, उसको काफी कम कर देता है, इतना कम कि एक सेल में वो परफॉर्म
हो सकता है। हम्म ये जो कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में पूरी प्रक्रिया को इस प्रकार से लेता है कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन प्लस 10 प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 एटीपी, ठीक है। और इसको लेकर ये बनाता है दो मॉलिक्यूल अमोनियम प्लस 16 एडीपी प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारा रिसोर्स है वो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को यहां पर अगर आप देखें तो एक अगर हाइड्रोजन को तोड़े हम तो हाइड्रोजन टूटता है H प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लगभग 8 हाइड्रोजन की व्यवस्था यहाँ की हुई है इसने, क्योंकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 2 8। तो 8 हाइड्रोजन की व्यवस्था यहाँ पर इन्होंने कर ली है इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के टर्म में, ठीक है। और 16 एटीपी चाहिए दो मॉलिक्यूल अमोनियम को बनाने के लिए, अर्थात अगर एक मॉलिक्यूल बनाना हो तो 8 चाहिए। लेकिन रिएक्शन जब भी होता है तो रिएक्शन ऐसा ही होता है। इस इक्वेशन को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए विद्यार्थियों को, क्या खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंटेन्स, क्या रखता है, एंजाइम्स। पहला डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज, डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज। डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज, इसमें टेक्नोलॉजी अपना भी कुछ कुछ काम करने लगता है। और दूसरा एंजाइम का नाम है डाइनाइट्रोजनेज। ये दोनों मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को रन करता है। कैसे काम करता है ये तो हमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम डाइनाइट्रोजनेज के बारे में देखें, रिडक्टेज के बारे में, तो नंबर 1 हम देते हैं डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज, ठीक है, DNR शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके लिए जो जीन होता है जो जीन इसके लिए होता है उस जीन का नाम है NIF-H। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना चाहिए। NIF-H, निफ मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, निफ स्टैंड करता है हमेशा नाइट्रोजन फिक्सेशन, यह इसका जीन है। इस एंजाइम के बारे में कहते हैं कि इट इज अ डायमेरिक एंजाइम, मतलब 2 यूनिट से बना हुआ ये डायमेरिक एंजाइम। और जो दोनों यूनिट है वो एक समान है, एक समान है, मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही प्रकार के दोनों सब यूनिट्स हैं। अब जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे ही आपके लिए दिमाग में बताए, जब भी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात होती है तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों? क्योंकि यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों घटनाएं होती हैं। दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, कुछ लोग इसके डोनर होते हैं, कुछ एक्सेप्टर होते हैं, अर्थात डोनर एंड एक्सेप्टर्स ये दोनों होते हैं। तो जब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात है तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर भी डोनर और एक्सेप्टर होगा। तो इस तरह के रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए कुछ रिडॉक्स सेंटर्स होते हैं। ये जहां पर ये रिएक्शंस कंडक्ट होता है उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स सेंटर, क्योंकि इस सेंटर पर रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसी टर्म में इसको बोला जाता है। अब जब बात आगे बढ़ाते हैं नाइट्रोजनस रिडक्टेज के बारे में, तो हम लोग लिखते हैं कि डाइनाइट्रोजनस रिडक्टेज कंटेन्स, क्या रखता है इसके पास, अ सिंगल a single iron सल्फर रिडॉक्स सेंटर। ये हो गया आयरन सल्फर रिडॉक्स सेंटर, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है और उसको समझना भी चाहिए, ये जो ये जो सल्फर है, ये सल्फर किसका होता है, तो ये सल्फर सिस्टाइन का होता है। सिस्टाइन अमाइनो एसिड, ये उसका सल्फर होता है। उस सिस्टाइन के साथ क्या जुड़ा रहता है, आयरन जुड़ा रहता है। ये आयरन क्या कर सकता है, तो जैसे आयरन फेरिक आयन 3+ का मतलब है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये फेरस में कन्वर्ट हो जाता है 2+ चार्ज में। 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाए तो फिर ये फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फेरिक एंड दिस इज कॉल्ड फेरस। इसी प्रकार से रिडॉक्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या किसी डोनर से ले रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर ले रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसने क्या किया, इसके बाद कोई एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो इसको लेगा। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो नाइट्रोजनेज जो है वो इस प्रकार का यूनिट जो है वो रखता है। अब आगे जब बात करते हैं, ये जो ये जो वो 4 आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ रहता है, तो ये सब यूनिट ए, एक जैसे एक बस सिंपल सा एक समझाने के लिए बना रहे हैं, दोनों एक ही है, डायमेरिक है ये। इसको हम लोग बोल रहे हैं सब यूनिट ए, इसको कहते हैं सब यूनिट बी। इन दोनों के बीच ये क्या रहता है, 4 आयरन 4 सल्फर कॉम्प्लेक्स रहता है इन्हीं दोनों के बीच, इनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से दोनों को कनेक्ट करके रखता है कि इधर उधर नहीं हो। ये जो सब यूनिट ए है इसे एक्चुअली सब यूनिट अल्फा कहा जाता है, हम ए हटा ही देते हैं, तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। ये सब यूनिट अल्फा है और ये भी क्या है, सब यूनिट अल्फा ही है, दोनों सब यूनिट अल्फा है। लेकिन जब हम दोनों सब यूनिट को अल्फा को बोलेंगे तो एक हमको सब यूनिट को बीटा में ही लिखना चाहिए, दोनों सिमिलर सब यूनिट्स हैं। अब देखिए इसके लिए जो जीन है, उस जीन का नाम है निफ डी। निफ डी मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन डी जीन। और इसके लिए जो जीन है सब यूनिट बी के लिए, बीटा के लिए, उसका जीन का नाम है निफ के। ये सब जीन का नाम इसलिए क्योंकि विद्यार्थियों को जीन का नाम भी याद रखना चाहिए। यहाँ पर 3 जीन की चर्चा हुई है। पहला है कि ये जो पूरा इंटायर जो इस एंजाइम को बनाने वाला जीन है उसका नाम है निफ एच। इसके अंदर में 2 सब यूनिट है अल्फा बीटा, तो अल्फा के लिए निफ डी और बीटा के लिए निफ के जीन है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब अगर इसके काम को समझना हो तो काम को समझने के लिए हमें एक प्रक्रिया का पालन करना होता है जो भी हम बनाएंगे। अब देखिए, 4 को एंजाइम 4 मॉलिक्यूल को एंजाइम ए प्लस 4 मॉलिक्यूल पायरुवेट, ये जब दोनों रिएक्ट करता है तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है प्लस 4 मॉलिक्यूल एसिटाइल, वो एंजाइम ए बनता है। और इस दौरान में
8 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब समझिए कि 8 अगर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कोई पिकअप करने वाला चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को पिकअप करने के लिए वहां पर कुछ रिडॉक्स सेंटर होते हैं, लाइक फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफडी कहते हैं, एफडी। ये 8 मॉलिक्यूल फेरेडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिसीव करके क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। 8 एफ डी, एफडी नहीं, 8 एफ डी माइनस, मतलब आलो 8वें इलेक्ट्रॉन इस फेरेडॉक्सिन ने लेकर अपने आप में माइनस चार्ज कर लिया। ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा नहीं है उसे हम लोग रिड्यूस्ड कहते हैं, यानी ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं। ये ऑक्सीडाइज्ड है। और जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन निकला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन फेंका नहीं जा रहा है, बल्कि उस इलेक्ट्रॉन को एक सिस्टम पिकअप कर रहा है, और वो सिस्टम है फेरेडॉक्सिन, जिसको पिकअप कर लिया और रिड्यूस्ड हो गया। अब रिड्यूस्ड होने के बाद अब रिड्यूस्ड होने के बाद ये फिर 8 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब श्रृंखला में जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, वो उसी तरह से यहां पर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फिर से ये 8 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो फिर से वापस क्या हो जाएगा, ये अपना ओरिजिनल फॉर्म में, ऑक्सीडाइज्ड। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई पिकअप करेगा। इस 8 इलेक्ट्रॉन को अब एंजाइम पिकअप करता है, इसका नाम है डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेस। ये जो है, ये इस 8 इलेक्ट्रॉन को पिकअप करता है। ऐसे पिकअप कर लिया, और पिकअप करके हो जाता है 8 मॉलिक्यूल डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज पर हम माइनस चार्ज दे रहे हैं। क्यों माइनस चार्ज दे रहे हैं, क्योंकि उसने पिकअप कर लिया है। तो अब जब ये पिकअप कर लिया, अब इसको और भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अब रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ रही है तो ये इसमें जुड़ रहा है 16 एटीपी। देखिए 16 एटीपी अब जुड़ गया, तो 8 रिड्यूस्ड डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज प्लस 16 एटीपी। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है, ये वापस इन सब चीजों में कन्वर्ट हो रहा है, और एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो चुका है। तो 16 एडीपी प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल गया, प्लस एनर्जी भी निकला, और साथ में 8 इलेक्ट्रॉन फिर से एक बार यहां से निकल गया बाहर। जब जब ये इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और ये जो देख रहे हैं हम लोग 16 एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट रहा है, तो एक रिवीजन वर्क हम यहाँ पर करा देते हैं, क्योंकि मेमोरी में ये सब चीजें हमेशा रहनी चाहिए। कि जब जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, टूट जाता है एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, प्लस 7.12 किलो कैलोरी, मतलब एनर्जी। एंजाइम का नाम होता है एटीपीएस। तो ये एनर्जी निकला है, तो इस एनर्जी का इस रिएक्शन में क्या किया गया, सदुपयोग किया गया। और अब 8 इलेक्ट्रॉन फिर से बाहर निकला। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस 8 इलेक्ट्रॉन को हम यहां से 8 इलेक्ट्रॉन से शुरू करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को फिर कोई रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा भाई, अभी रिसीव करेगा सेकेंड एंजाइम, जिसका नाम है डाइनाइट्रोजिनेस। ये दूसरा सेकेंड वाला एंजाइम। अब रिजल्ट क्या है, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डीएन। अब ये जो डीएन है, अब इसलिए 8 है तो इसके लिए ये डीएन क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया। फाइनल अब क्या हो रहा है, हम लोग कह रहे हैं फाइनल अब ये हो रहा है कि फिर ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन के साथ ये पूरा रिएक्शन जो है वो कंडक्ट होने वाला है। क्या है भाई रिएक्शन का क्या फॉर्मूला है,
तो अब इसको यहाँ नाइट्रोजन मिल गया, प्लस 10 प्रोटॉन मिल गया, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया। इससे क्या बन गया? 2 मॉलिक्यूल अमोनियम बन गया। और इस तरह से प्रकृति में फ्री फ्री नाइट्रोजन इज फिक्स्ड। इस तरह से प्लांट नाइट्रोजन को, फ्री जो नाइट्रोजन है हवा में, जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग जानते हैं कि हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ही होता है, वो नाइट्रोजन इस प्रकार से प्लांट फिक्स करता है। ये सिम्बायोटिक नहीं है, ये डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब डाई नाइट्रोजनेज के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में कहते हैं इट इज अ टेट्रामेरिक टेट्रामेरिक एंजाइम। यह टेट्रामेरिक एंजाइम है, सबसे पहला पॉइंट। साथ में इट हैज 2 डिफरेंट सब यूनिट्स, डिफरेंट सब यूनिट्स, मतलब दो दो जो है, 2 अल्फा 2 बीटा ऐसे करके 4 सब यूनिट से बना हुआ है। और क्या है कि ये जो दोनों सब यूनिट्स है, दोनों जो 2 डिफरेंट सब यूनिट्स है, इन दोनों सब यूनिट के पास आयरन एंड मॉलिब्डेनम होता है। आयरन एंड मॉलिब्डेनम होता है, ठीक है। दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे भाई? रिडॉक्स सेंटर है। रिडॉक्स सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अगर हम इस डाइनाइट्रोजनेज का रिडॉक्स सेंटर को अगर ध्यान से देखें तो यहां पर इस सेंटर पर कौन कौन से मेंबर होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कौन कौन से मेंबर होते हैं इसके? तो 2 मॉलिब्डेनम होता है, 32 आयरन होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, 32 32 आयरन, और आयरन, हाँ, और 30 सल्फर होता है। तो 30 सल्फर का मतलब क्या हो गया कि आयरन, 30 आयरन और 30 सल्फर। तो अगर इसी सेंटर को थोड़ा सा हम अगर रिवील करें तो 2 मॉलिब्डेनम 2 आयरन के साथ, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 2MO2Fe हो गया। बचा 30 आयरन, तो 30 आयरन 30 सल्फर के साथ, और इस प्रकार से 2 डिफरेंट टाइप के यहां पर रिडॉक्स सेंटर्स बन जाते हैं। और ये जो मेटल्स है वो क्या करते हैं, वो अभी हम बता चुके हैं आपको। ये इलेक्ट्रॉन देकर और इलेक्ट्रॉन लेकर सेल को डैमेज होने से बचाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला ना, वो उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, जाओ जहां मन है वहां चले जाओ। इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर तरीके से पकड़ना है, नहीं तो पूरा उस सेल को डैमेज कर देगा। तो इस प्रकार से ये काम होता है। अब सेकेंड पॉइंट है रिडॉक्स सेंटर में कि जो भी आयरन सल्फर होते हैं वो इस रूप में रहते हैं, 4 आयरन और 4 सल्फर। ये सल्फर किस अमाइनो एसिड का होता है? ये सिस्टाइन अमाइनो एसिड का होता है, इस रेसिड्यू का। ऐसे ये सेंटर्स मिलते हैं। तो ये जो गुच्छे में मिलता है, क्या मिलता है ये? इट इज फाउंड इन अ क्लस्टर। इट इज फाउंड इन अ क्लस्टर। ये गुच्छे के रूप में मिलते हैं, और उस क्लस्टर को हम लोग कहते हैं पी क्लस्टर। और पी क्लस्टर सब यूनिट बीटा में इसके मिलता है, डाइनाइट्रोजनेज के। लोगों ने ये भी देखा, यहां पर बड़ा यूनिक यूनिक बात है, इसको दिमाग में रखने का है, कि इन एजोटोबैक्टर, ये ये सब मतलब फ्रीली नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। एनाबियाना, ठीक है। रोडो स्यूडो पी पहले होना चाहिए, हाँ। रोडो स्यूडो मोनास। हम्म ये सभी ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें नाइट्रोजनेज जो है
कंटेन्स वैनीडियम मेटल। वैनीडियम जिसे हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैनीडियम मेटल। अब सोचो कितना रेयर है, ये सब आराम से मिलता नहीं है। तो वैनेडियम मेटल पाया जाता है मॉलिबेडनम के बदले। किसके बदले? मॉलिबेडनम के बदले उसमें वैनेडियम मेटल पाया जाता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि इन सभी में, नहीं तो सामान्य रूप से क्या होता है, आयरन मॉलिबेडनम ही होता है। अब नाइट्रोजनेज एक्टिविटी कैसे काम करता है, क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या खतरे हैं और कैसे खतरे से अपने आप को बचाता है, यह हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में।